Hey, hello angels, welcome to your own YouTube channel Local Classes. This is Swaran at this end and I welcome you all. आज हम permutations के सेकंड लेक्चर के साथ प्रोसीड करेंगे. जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हमारे permutations के टॉपिक का, प्लीज गो टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर एंड देन डू विजिट दिस वन, अदरवाइज आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी. सो ये एक आपके लिए सजेशन था. सो लेट्स प्रोसीड नाउ. And before I move further, all those guys who have been to the channel for the very first time, please do subscribe the channel and also hit the bell icon. जो भी फरिश्ते आज पहली बार हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हैं, सो वो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें, लाइक करें. सो लेट्स बिगिन नाउ. सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड के हैं, सो कैसे यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए हम चीजों को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. परमुटेशन बिना कोई आपको फॉर्मूला बताए मैं डायरेक्टली एक प्रॉब्लम के साथ डील करूंगा. देखेंगे क्या चीजें अपने को यहाँ पे ऐसी हैं जो पहले से अलग हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. ओके, जब सारे ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट होते हैं, सो कैसे हम उनको परम्यूट करते हैं, अरेंज करते हैं, चाहे सभी लेकर के एक साथ या फिर सभी में से कुछ. जैसे n है तो n में से चाहिए या तो सब ले लें या फिर कुछ ले लें. बट वो n ऑब्जेक्ट्स क्या थे? अभी तक डिफरेंट थे, डिस्टिंक्ट थे. बट अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे n में से, जैसे हमारे पास देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद. इलाहाबाद वर्ड जो है, इसके जो भी लेटर हैं, सो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है. कितने लेटर हैं इसमें? काउंट करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी हैव 9 ऑब्जेक्ट्स बोलूंगा मैं, लेटर्स ऑफ कोर्स, बट हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स हैं या बोल लेटर्स. सो अभी तक क्या होता था, सारे के सारे जो लेटर्स थे वो अलग रहते थे. बट अब क्या है, कुछ एक तरह के, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एल जो है, दो हैं. यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड. इतनी बार वो ऑब्जेक्ट हमारे गिवन वर्ड में रिपीट होता है. ठीक है, गिवन वर्ड का मतलब ऐसे 9 जो है वो यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल. सो n टोटल, सो n में से जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 9 है. सो इन 9 में कितनी बार l रिपीट हो रहा है? 2 बार. कोई और भी रिपीट हो रहा है? हाँ, कौन? a. कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, 4 बार ये रिपीट हो रहा है. सो a is getting repeated 4 times. Okay, then we have letter h which comes only one time, and letter b which again is present only at a single place, so it comes once. Then we have letter d, again it comes once. So we total got, हमें टोटल कितने लेटर मिले? देखो, 2 4 6 7 8 9 हो गए 9 टोटल पूरे. ठीक है, ये अभी तक हमारे पास अरेंजमेंट दिखा है अपने को. अपने को क्या बोला? नंबर ऑफ परमुटेशंस, कितने परमुटेशन होंगे. ठीक है, और मैंने बोला जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे तो हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी. बट अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ. जब चीजें ऐसे हो कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो, सो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, बिना उसकी डेरिवेशन में गए, क्योंकि आप टेस्ट एग्जाम के परस्पेक्टिव से जा रहे हो, सो आपको कोई भी वहाँ डेरिवेशन नहीं पूछने वाला. सो आप देखो, अगर n ऑब्जेक्ट्स हों टोटल, n टोटल ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन दिस प्रॉब्लम, ताकि आपको चीजें प्रैक्टिकली साथ साथ समझ आती जाए. हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है, ये प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें n की वैल्यू क्या है? n इक्वल्स टू 9. और उसके बाद आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, ऑफ गिवन n ऑब्जेक्ट्स. जो भी आपको n ऑब्जेक्ट गिवन है, क्योंकि सारे के सारे ले लिए, तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता r के साथ, चीजों को लेकर के, r को इन्वॉल्व करके. ठीक है, जहां उसकी जरूरत होगी r की, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिर इस फॉर्मूले को हम r की टर्म्स में भी मॉडिफाई कर सकते हैं. बट आप फिलहाल ये समझो कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो जहाँ सारे ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं, कुछ उनमें से रिपीट कर रहे हैं. सो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, जो जो रिपीट हो रहे हैं जितनी बार. जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता, बोलता हूँ मैं कि मान लो n ऑब्जेक्ट्स में से, n ऑब्जेक्ट टोटल थे. यहाँ पे खाली स्लाइड पे है,
वेट, यहाँ पे देखो एन आपको टोटल ऑब्जेक्ट्स थे, और मान लो कि आउट ऑफ एन P1 ऑब्जेक्ट जो है वन टाइप के हैं, ठीक है, और वन टाइप समझे, जैसे मान लो ये सेब है, P1 सेब है, मान लो 4 सेब है, 5 मान लो बनाना है, इस तरह से, ठीक है। वन टाइप मतलब ये एक तरह के हैं, ये एक जैसे अलाइक है, अलाइक एक जैसे अलाइक, ठीक। जैसे यहाँ पे पी, देखो मैं यहाँ बताता हूँ कि P1 वन टाइप बोलने का मतलब कैसे हमारी इस प्रॉब्लम में एल जो है, सो ये कितने एल कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, डिवीजन में 2 फैक्टोरियल, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके साथ फैक्टोरियल लगाना है आपको। एल एक ऑब्जेक्ट है, कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, 2 फैक्टोरियल, ए कितनी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। जो एक एक बार आ रहे हैं वहां आप 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आप मत लो इसको, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, सो 1 से डिवाइड करने पे कोई चीज फर्क आता नहीं है। सो एक से ज्यादा जो नंबर है, और वो नंबर क्या है कि वो ऑब्जेक्ट एन में से जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे एल और ए, ठीक है, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, रिपीट हो रहा है 2 बार, ए रिपीट हो रहा है 4 बार, तो मैंने इसको कर दिया डिवाइड, ठीक है। अब इसका आंसर देखो क्या बना, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, सो ना हमारा आंसर होता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क करता हूँ दोबारा से, हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में बताया कि एन फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 9 फैक्टोरियल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू 8, ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ, 9 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है मैथ्स में, तो आपको 9 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो सो कहाँ तक जाना है मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक, ये डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा। अब देखो सॉल्व करके, यहाँ लिखता हूँ 9 इंटू 7 इंटू, सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अटेंशन दो, 4 फैक्टोरियल तक मैं क्यों स्टॉप किया, क्योंकि नीचे जो 4 फैक्टोरियल है वो है, तो मेरे को पता है 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 4 फैक्टोरियल है, और क्या है डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही हो गया ये, तो ये डॉट का मीनिंग 1 मल्टीप्लाई है, सो इससे कंफ्यूज मत होना, 21 मत समझ लेना, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये सब मल्टीप्लाई के सिंबल है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फाइन। तो ये 4 फैक्टोरियल के साथ कट हो गया 1 1, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 1 ज़र 2, और यहाँ पे मान लो मैंने कट कर दिया 2 4 ज़र 8, ओके। सो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 7560, 7560, ये आंसर है भाई। और मैंने बताया कि जनरल, ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, और जनरल में यहाँ पे लिख रहा था देखो कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से P1 एक तरह के हैं, P2 दूसरी तरह के हैं, सेकंड टाइप के हैं, इंग्लिश में सेकंड लिख देता हूँ ताकि आप इसको नंबर 2 मत समझ लेना, मान लो ये सेकंड टाइप के हैं, टाइप, उसी तरह से P3 ऑब्जेक्ट जो है, ये काउंटिंग है कितने मतलब नंबर में कितने बार वो रिपीट हो रहा है, P1 बार रिपीट हो रहा है फर्स्ट टाइप ऑब्जेक्ट, सेकंड टाइप का P2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑब्जेक्ट क्या था L, तो कितनी बार रिपीट हो रहा था 2 बार, ठीक है। यहाँ सेकंड टाइप ऑब्जेक्ट क्या था A, कितनी बार रिपीट हो रहा था 4, हमारे क्वेश्चन में समझो, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑब्जेक्ट L 2 बार रिपीट हुआ, मतलब ये 2 क्या है P1 की वैल्यू, ठीक है, A 4 बार रिपीट हुआ, सो 4 क्या है P2 की वैल्यू, ठीक है। तो A क्या है सेकंड टाइप, और L क्या है फर्स्ट टाइप, उसी तरह से अगर कोई और भी रिपीट हो रहा था उसको लिखते हैं P3, ऐसे करते करते मान लो अगर कोई Kth टाइप तक जाती है ये कहानी, Kth टाइप, ठीक है। सो Kth टाइप के P के ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सो क्या फॉर्मूला बनेगा अरेंजमेंट का, अगर उन सबको एक साथ अरेंज कर रहे हो आप, सो आंसर होगा n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल, सो ऑन कहाँ तक जाना, P के फैक्टोरियल तक, P के फैक्टोरियल, ओके। और बीच में डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन आएगा मल्टीप्लाई, और फैक्टोरियल का साइन क्या होता है मैंने आपको बता दिया पहले लेक्चर में, हमने डिटेल में बताया, आज फिर से रिपीट कर दिया मैंने, ओके। होप आपको ये कहानी समझ आ गई इतनी सी, अब इसी की इंग्लिश यहाँ पे लिखिए, देखो यही स्टेटमेंट, सो आपको बस आज ये बात समझनी है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी ब्लू प्रिंट पे और इस टाइप के इस फॉर्मेट के होंगे। ये बात यहाँ पे लिखी है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहते हो कि अरेंजमेंट निकालने एन ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, यहाँ पे P1, यहाँ पे 1 लिखा है, छोटा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ P1 ऑब्जेक्ट जो एक तरह के हैं, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड टाइप, एंड इसी तरह से चलते जाओ, और P के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो kth टाइप के हैं,
काइंड और टाइप वन एंड द सेम थिंग एंड द रेस्ट इफ एनी, अगर कोई और है तो वो सारे डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब एक एक बार आ रहे हैं, जो एक एक बार आ रहे हैं उसका कोई मतलब रोल ही नहीं है हमारे फॉर्मूले में, क्योंकि वन फैक्टोरियल करके वन नहीं आएगा, सो वन डिवाइड होने पे कोई आंसर में चेंज नहीं लाएगा। सो अगर वो बोल रहे हैं कि बाकी सब डिफरेंट है, सो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है एंड द रेस्ट इफ एनी, अगर कोई और है एंड द रेस्ट, दो बार रिपीट होगी लाइन यहाँ से आ जाएगी। इफ एनी, बाकी कोई और बचा अगर, तो वो सारे डिफरेंट काइंड के हैं। देन फॉर्मूला अकाउंट की अरेंजमेंट का एन फैक्टोरियल अपॉन पी वन फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल का साइन है, पी टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 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 अप टू पी के फैक्टोरियल। ठीक है, और मैंने आपको एग्जाम्पल से भी करके बता दिया। अभी और प्रॉब्लम जो है थोड़ी थोड़ी कंडीशन इन्वॉल्व करके हम इस पे डिस्कस करते हैं। सो सेकंड प्रॉब्लम है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस एंड दिस। ये एक्चुअल में इस स्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ से मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्लाइड में रखा है। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताया उसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, सो कईयों को लगता है कि जब तक कोई फॉर्मूला ना बताया तो टीचर अच्छा नहीं है, बट बिलीव मी कि फॉर्मूला विल ऑलवेज पुट यू इन ट्रबल। सो फॉर्मूले के ऊपर आप कंप्लीटली रिलायबल नहीं हो सकते। बाई चांस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन सीटर कोई मिल गया कि आपने देखा और लगा कि हाँ यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है, बट अच्छे कंपटीशन में कभी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको रेयरली देखने में मिलेगा। सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। फाइन। सो यहाँ पे मैं बस ये क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, बट जस्ट उन लोगों को दिखाने के लिए कि अगर जबरदस्ती किसी को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना ही है ताकि उन्हें लगे कि जो उन्होंने फॉर्मूला क्रैम किया उसकी कीमत वसूल उनको हुई। सो इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले के तरीके से भी करके बताऊंगा, और नॉर्मल जैसे कॉमन सेंस से मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और अपने कॉमन सेंस को कंबाइन करके हम कैसी चीजों को सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके मैं यहाँ करके बताऊंगा। क्या प्रॉब्लम है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में आने वाले कितने ऐसे नंबर हैं जो हम बना सकते हैं इसको यूज करके। ये जो डिजिट्स दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग 0। फाइन। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, शर्त ये कि आपने जो डिजिट एक बार रिपीट कर दिया, मतलब जो आपने यूज कर लिया उसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। फाइन। कहने का मतलब क्या है, 100 से लेके आपको अगर 1000 तक कोई डिजिट बनाना है, सो कॉमन सेंस की बात है, 100 के आगे क्या आएगा, बिटवीन बोला है, मतलब आप 100 को छोड़ दो, बिटवीन मतलब इनके बीच में आने वाले। सो 100, जैसे ये नंबर लाइन सपोज 100 यहाँ पे है एंड 1000 इज हियर, 1000 यहाँ पे, ओके। इन बिटवीन में आपको इसको छोड़ देना है, 100 को, 1000 को भी छोड़ देना है। सो और बोला गया है नंबर्स चाहिए, ठीक है, और नंबर्स का मतलब आपको कुछ नहीं बोला, तो कॉमन सेंस की बात है कि इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट होता अगर यहाँ पे इंटीजर्स बोलता, बट अदरवाइज आप इनको इंटीजर्स खुद से मान लो कि ये इंटीजर्स की बात कर रहा है। फाइन। सो यहाँ 9 9 9, इससे पहले नंबर जो आएगा इंटीजर आएगा वो। अदरवाइज तो अगर मान लो ये इंटीजर के लिए नहीं पूछा गया तो डायरेक्टली आंसर क्या होता है, हाउ मेनी नंबर्स, तो इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल होते हैं। बट क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो एग्जामिनर ये अज्यूम करके चलता है कि आप इसको नंबर को एज अ इंटीजर्स लेके चलोगे। तो 999 जो है वो 1000 से पहले आएगा और इसके जस्ट बाद आएगा 101, ठीक है। क्या गौर करने वाली बात है, ये भी कितने डिजिट का है, 3 डिजिट नंबर, और ये भी कितने डिजिट का है, 3 डिजिट। एंड यू ऑल विल एग्री कि जो भी नंबर आएंगे इन बिटवीन वो सब के सब क्या होंगे, 3 डिजिट के ही होंगे, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो अपना मेथड लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि आप बस चेयर्स लगा दो, प्लेसेस बना दो और आपका काम खत्म, ठीक है। मैंने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे ये देखा यहाँ से। एग्जाम में आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, ये सब आपको विजुअली दिखना चाहिए माइंड से, आपके माइंड में ये चीजें अपने आप प्लॉट होनी चाहिए। तो आपने मन की आंख से देखा कि हाँ ये 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, एग्जाम में आपने 3 लाइनें लगाई हैं ऐसे, और आपने कहा कि मेरे को किन किन डिजिट से नंबर बनाने इनसे, ठीक है। रूल क्या कहता है, एक चीज आपको जो मन में समझ होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, कि अगर मेरे को बोला जाता है 2 डिजिट का नंबर, सो कहाँ से शुरू होगा, 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। अगर कोई जिद करे कि नहीं 09 जो है वो भी 2 डिजिट नंबर है, सो ये गलत है। क्यों, क्योंकि 09 का मीनिंग क्या हो गया, 9, ठीक है। सो जब हम बोल रहे हैं 3 डिजिट नंबर है तो मैं इस तरह का नंबर नहीं लिख सकता, मान लो मैं लिखता हूँ 099, तो ये 3 डिजिट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 2 डिजिट है। स्टार्टिंग में 0 आप लेके चलते हो, सो उस 0 को आप नंबर ऑफ डिजिट में काउंट नहीं कर सकते इफ यू आर पुटिंग दैट 0 इन द वेरी बिगिनिंग, ओके। सो यहाँ ये जो स्पेस है यहाँ पे यू कांट प्लेस 0,
फाइन, ये मैं आपको लिख रहा हूँ समझाने के लिए, बट एग्जाम में आपको ये सब कहानी नहीं लिखनी। आपको इस एग्जाम में क्या करना है, 3 लाइनें लगाई और आपने मन में ये सोचा क्यों जीरो नहीं डाल सकते, आपको क्लियर होना चाहिए, आप यहाँ जीरो नहीं यूज कर सकते। बाकी कितने डिजिट बचे आपके पास, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझे। टोटल जीरो के इंक्लूड करके कितने ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास टोटल, तो मतलब यहाँ लिखता हूँ n इक्वल्स टू 6, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, टोटल ऑब्जेक्ट्स जो दिए होते हैं उसको अपन n से डिनोट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, अगर चलना की चाहिए तो ये फॉर्मूले की दुनियावी बातों में अगर बोले तो ये 6 क्या चीज है, n की वैल्यू है, ठीक। बट हमें बिना फॉर्मूले के चलना है। सो मैंने बोला कि मेरे को क्या सोचना है, बस n1 कुछ नहीं, मैंने बस देखा कि ये जो जगह है मेरे पास जिसके ऊपर बंधन है, जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट है, जिसके ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, सबसे पहले वहीं से शुरू करना है। मैंने कई बार आपको बताया कि जहां पे कुछ गड़बड़ होने के चांस है, जहां पे कुछ कंडीशन इन्वॉल्व है, वहां पे सबसे पहले अटैक करो। यहाँ पे आप एक चीज नहीं डाल सकते, वो क्या है, जीरो। बाकी कितने डाल सकते हो ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे 5। सो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, 5। ओके, होप क्लियर। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगले स्टेप पे जाने से पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है। लगा दिया आपने मल्टीप्लाई। देन इस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑब्जेक्ट है आपके पास, देखो आपने एक यूज कर लिया होगा कोई, वो एक जो होगा इन पांचों में से आया होगा, ठीक। इन पांचों में कितने रह गए टोटल, 4 लेफ्ट, ठीक है। अब उन 4 और ये जीरो, ये भी अनयूज्ड है जीरो, अब अगली जगह तो जीरो आ सकता है ना सेकंड प्लेस पे, तो ये जीरो और ये 4 कितने बने टोटल, एक ये हो गया, ये 4 ये हो गए, कितने हो गए, 5। तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, 5। फाइन। अब कितने थे हमारे पास, 5, उन 5 में से मैंने एक यूज कर लिया, कितने रह गए, 4। फाइन, ठीक। मतलब हो सकता है वो जीरो यूज हो गया, इनमें से कोई हो गया, हमारे पास 4 रह गए, वो 4 मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए। सो कितने वेज हैं, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, सो 100 इज द आंसर। सो सिंपल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही तरीका बताया था करने का। अब देखो इसी के मैं 2 पार्ट बना लेता हूँ इसी क्वेश्चन के। इफ यहाँ पे कर देता हूँ एक पार्ट, इफ ये मान लो यहाँ से एक पार्ट है, पार्ट नंबर 1, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और दूसरा पार्ट इसी में है, मान लो इफ रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड होती तो क्या होता, ठीक। देखो तो ये तो मैंने मान लो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया और ये सेकंड पार्ट सॉल्व किया बिना फॉर्मूले के। अब देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने में मेरे को कितना टाइम लगा होगा बिना फॉर्मूले के, मेरे को क्या सोचना था, बस 3 जगह बनानी है, ठीक। जीरो में यहाँ डाल नहीं सकता, 6 ऑब्जेक्ट हैं, 6 में से एक नहीं डाल सकते, बचे 5, ठीक। रिपीट करना नहीं है, सो 5 में से वो 5 मैंने यहाँ डाल सकता था, 5 वे से ये काम हो सकता था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है बीच में मल्टीप्लाई डालना, मल्टीप्लाई डाल दिया। फिर दूसरी जगह के लिए 6 में से एक यूज हो गया, बचे 5, वो 5 में से कोई भी यहाँ आ सकता है, ठीक। अब 5 में से फिर यहाँ कोई आ गया, अब अगले बचे 4, तो 4 में से कोई भी आ सकता है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100। कितना टाइम लगा, हार्डली 3 सेकंड और 5 सेकंड से, ठीक है। अगर सारे के सारे आप रिपीट कर सकते हो तो पहली जगह पे रिपीट करने के बाद भी आप जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि जीरो विल मेक इट ऑफ 2 डिजिट, ठीक। सो यहाँ जीरो आ नहीं सकता, यहाँ तो सेकंड केस में भी कितने डिजिट आ सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, 5। फाइन। सो क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, सो जो नंबर आप यहाँ यूज कर चुके हो, जो ऑब्जेक्ट यूज कर चुके हो, उसको दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड प्लेस के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, सो सेकंड प्लेस पे कितने आ सकते हैं ऑब्जेक्ट, 6, ठीक। अगेन थर्ड प्लेस पे कितने आ सकते हैं, 6, क्योंकि आप सबको रिपीट कर सकते हो। सो इंटू इंटू करके ये क्या आंसर आ गया, 5 6 से 30, 30 इंटू 6 180 आंसर, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट वाज जब आप रिपीटिशन अलाउड कर रहे हो, सब आपको समझ आएगा। तो बिना फॉर्मूले ही हम कर सकते हैं, इतना सा टाइम लगे आपको अपने को। अब मान लो कोई जिद्दी बंदा है, वो कहता नहीं मैंने फॉर्मूला ही याद करना है। सो मैं क्यों कह रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको गलत करवा सकता है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना, वो एक खास कंडीशन को लेकर के बना होता है। उस फॉर्मूले में ये सारी कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती है कि आपको फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं लेना है, या ये सब उन सबको कंसीडर करके नहीं डिजाइन किया गया होता फॉर्मूला। सो फॉर्मूला नहीं सोचेगा आपकी भी, आपके सोचना तब भी आपको ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपको ही सोचना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज डिसाइड करनी है कि हम कैसे कैसे कंडीशन बन रही है और कैसे काउंटिंग का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टिल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि फॉर्मूला क्या हमारी किताबों में दिया हुआ और कैसे वो यहाँ गलत करवा सकता है हमारा आंसर। तो देखो परमुटेशन का एक फॉर्मूला दिया जाता है किताबों में, NPR, ठीक है। और मैं कहता नहीं कि फॉर्मूला कोई गलत चीज है, फॉर्मूला बहुत अच्छी चीज है, बट प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको उस फॉर्मूले की
इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि वो फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, कैसे वो ड्राइव हुआ है। ओके, सो एग्जाम टाइम में इतनी आप नॉलेज रिकॉल करो इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो एन पी आर करके एक फॉर्मूला दिया जाता है और हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि हम अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनमें से आपको आर सिलेक्ट करने हैं, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर सिलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट है, 6। ठीक है, सो एन की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 6। कितने सिलेक्ट करने हैं आपको, 3 जगह भरनी है, 3 सिलेक्ट करने हैं। सो आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 3। तो आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट का। तो आप बोलोगे यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना 6p आर, आर मीन्स 3। ठीक है, इक्वल्स टू, तो क्या बना ऊपर एन की जगह 6 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, मतलब 6 माइनस फैक्टोरियल। सो ये बना 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये बनेगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120। सो यहाँ आंसर आ रहा है 120, जबकि आंसर क्या था 100। समझ आई। सो ये 120, इसने 20 अरेंजमेंट जो ज्यादा दिखा दिए। अब ये 20 अरेंजमेंट कौन से ज्यादा है एक्चुअल में, ये 20 अरेंजमेंट वो ज्यादा है जिनमें आपने स्टार्टिंग में भी जीरो डाल रखा होगा। समझ आया, स्टार्टिंग आपने जीरो जीरो डाल रखा होगा और आगे कुछ डिजिट डाल करके नंबर बनाए होंगे। सो इस फॉर्मूले ने एक्चुअल में दिमाग नहीं लगाया कि स्टार्टिंग में आप जीरो नहीं डाल सकते हो। ठीक है, जीरो आप नहीं डाल सकते। ये फॉर्मूला एक्चुअल में कब एप्लीकेबल होता है, जब कोई भी कंडीशन ना हो, ये मतलब स्टार्टिंग में जीरो डालना है नहीं डालना, या किसी जगह के ऊपर और कोई बंधन है या कंडीशन है। सो उन सब चीजों को ये फॉर्मूला टेक केयर नहीं करता। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा फॉर्मूला लगाने से बचो और कॉमन सेंस से सोचो, नहीं तो आप आंसर तक गलत चले जाओगे। ठीक, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, मैंने आपको बताया जब आप के पास ऐसे बोलो, ये मैंने बोला कि 3 चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे होता है, यहाँ पे जीरो नहीं होता, तो यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है 7। ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चन सारा सेम है, प्रॉब्लम सेम है। अब देखो फर्स्ट प्लेस पे आप कोई भी डाल सकते हो, कोई भी नंबर, क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है इसमें, सब नॉन जीरो नंबर्स है। सो फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए कितने ऑप्शन है, 6 डिजिट में से कुछ भी डाल सकते हो, रिपीटेशन करना नहीं है। सेकंड के लिए बचे 5, थर्ड के लिए बचे 4। सो आंसर विल बी 6 5 30, 30 इंटू 4 120, अगेन 120। यहाँ भी करते हैं आप, फॉर्मूले में बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बैठ रहे हैं और आंसर आता है 120 जैसे पहले आया था। ओके, अब सही है, क्यों, क्योंकि अब इस कंडीशन में ये जीरो नहीं है, और जीरो था तब गलती हो रही थी, क्योंकि अब जीरो फर्स्ट प्लेस पे डाल के ये नहीं बोल सकते कि ये 3 डिजिट का है, बट अब आप 7 भी डाल सकते हो फर्स्ट प्लेस पर, बोल सकते हो 3 डिजिट का है। समझे, तो ये फर्क है दोनों तरीकों में, कि जो भी फॉर्मूला है आप एनपीआर देते हो उसमें कंडीशन वो टेक केयर नहीं करता। इसलिए परमुटेशन के क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने से बचना है जितना हो सके। ओके, होप आपने मेरा पॉइंट जो है वो मार्क करा होगा। कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो, किनके लेटर्स के, इसके लेटर के इंडिपेंडेंस वर्ड है, उसके लेटर्स के कितने आप अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जितने भी सारे के सारे लेटर हैं उनको आपको अरेंज करना है। और मैंने अभी आपको केस बताया, एक फॉर्मूला जो लिखा था, यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन। ठीक, पहले तो आप देखो इंडिपेंडेंस जो लेटर है इसमें कितने वर्ड आते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, आई एन डी ई पी ई एन डी पी एन सी ई। सो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन की वैल्यू कितनी है, काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वी हैव 12 लेटर्स मीन्स 12 ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ विच इन 12 में से कितने एक जैसे, आई कितनी बार आ रहा है, वंस। ठीक है, देन एन एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, सो एन कम्स 3 टाइम्स। देन डी, डी comes again 1 2 twice. Then we have letter P which comes once. Then we have letter E, एक बार E यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है 2, then 3 and then 4. So E comes 4 times. Then N, N हमने काउंट कर दिया पहले ही। Then रहेगा C, so C आ रहा है एक बार। ओके, so मैंने कहा था कि जो
एक से ज्यादा बार आने वाले नंबर है, आप सिर्फ उनको लो, क्योंकि ये जो एक बार आ रहे हैं इसका मतलब ये सब डिफरेंट है। सो ये एक बार आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट है और एक बार आ रहे हैं, सो इनका यूज नहीं है फॉर्मूला में। ये हमारे काम के हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले दो पार्ट है इसके, एक पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। एक्चुअली आप बोलोगे इसके चार पार्ट है, ये चार तो मतलब इस काउंटिंग के हिसाब से चार है, बट एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक ये खुद में ये क्वेश्चन बन गया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल बोला नहीं है बट अंडरस्टूड है, फाइंड टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर इंडिपेंडेंस, ओके, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स, किसके लेटर इंडिपेंडेंस के, इक्वल्स टू, रूल कहता है एन फैक्टोरियल अपॉन, जैसे P1 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ कितने रिपीट हो रहे हैं, तीन, तो मैं लिखूंगा P1 फैक्टोरियल, P1 के लिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये लिख देता हूँ, P1 एक्चुअल में 3 है, P2 यहाँ पे 2 है और P3 यहाँ पे 4 है, फाइन। ये सब उस फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मतलब P1 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाई P2 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाई P3 फैक्टोरियल, ओके, इस तरह से। अब वैल्यूज पुट करनी रहेगी, 12 फैक्टोरियल अपॉन P1 मीन्स 3, सो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। कैलकुलेट करें इसको, तो इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, तो इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ 12 फैक्टोरियल मीन्स 12 इंटू 11 इंटू, देखो कब तक रिवर्स काउंटिंग लिखते रहनी है, जब तक कोई नीचे का फैक्टोरियल ना बन जाए, यहाँ 4 फैक्टोरियल सबसे बड़ा, सो 4 फैक्टोरियल तक काउंटिंग लिखते जाओ 12, क्योंकि वो 4 फैक्टोरियल कटेगा, बाकी स्टोरी जो काउंट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 12 इंटू 11 इंटू 10, डॉट का मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, एक्चुअली मेरी हैबिट ही बन गई डॉट लिखने की, सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, 2 फैक्टोरियल का मतलब मैंने बताया 2 इंटू 1 2, ठीक है, इसमें 2 इंटू 1 यहाँ पे भी सिंपली आप 2 तक लिख सकते हो ऐसा। 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 इंटू 2 6, 6 2 12, ठीक है, ये 12 है और ये भी 12 है, ये भी कट गया। अब मल्टीप्लाई करोगे आपको तो ये आएगा 166 3 200, ठीक। सो ये तो टोटल अरेंजमेंट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल, ये अभी हमने इन चार में से किसी का आंसर नहीं लाया, बट ये इस वाले पार्ट का आंसर था, और इनमें से ये जो टोटल है, इनमें से कितने ऐसे परमुटेशन है, कितने ऐसे अरेंजमेंट है जिनमें जो वर्ड स्टार्ट होंगे, द वर्ड्स विल स्टार्ट विद लेटर पी। कैसे सोचेंगे, देखो टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स हैं और एक जगह आपने फिक्स कर दी, ठीक है, मन की आंख से देखो, ऐसे ऐसे लाइनें चलती हैं, कितनी लाइनें डालनी है अपने को, 12 लाइनें डालनी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये प्लेस फिक्स होगी, यहाँ पी ही बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। अब कितनी जगह पे अरेंजमेंट करने के कंट्रोल है हमारे हाथ में, 11 प्लेसेस, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि पी जो था कहीं रिपीटेशन में आ रहा था, ठीक है, या अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पी रिपीटेशन में आ रहा था, सपोज अगर पी रिपीट हो रहा होता 4 बार, ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे पी जो है वो पी ही बैठेगा, इसका मतलब हमारे पास कितने लेटर कम हो गए, क्योंकि 4 बार पी आ रहा था, हालांकि यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है, पर अगर मान लो पी 4 बार आ रहा होता, टोटल 12 लेटर होते, तो जैसे अभी हम ऐसे टोटल 12 होते अगर, और पी हमारे पास 4 होते टोटल उस वर्ड में, तो हम बोलते हैं यहाँ तो ये जगह जो है पी ने घेर ली, ठीक है, और वो पी कितनी बार आ रहा है, 4 बार। अब हम पी को इसके अलावा किसी और जगह डाल नहीं सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो कितनी जगह बची, बाकी 8। अगर यहाँ 4 बार पी होता, बट यहाँ 4 बार पी नहीं है, पी केवल एक बार आ रहा है, तो हम बोलेंगे पी की जो एक जगह थी वो तो यहाँ फिक्स हो गई, अब पी हमारे पास एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए। अब कितने लेटर रह गए, 11 लेटर्स, क्या बोलते हैं 11 ऑब्जेक्ट्स टू अरेंज, 11 ही ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट हमें करनी है, क्योंकि पी की अरेंजमेंट हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, एक ही तरीका है, वो यहाँ पे इसको डालना ही डालना है, वन वे ओनली, ठीक है। सो मतलब जो हम बोलते हैं कि रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि एक टास्क है वो एन स्टेजेस में कंप्लीट हो रही है, सो हर एक स्टेज के कितने वे से करने हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। सो मैं बोलता हूँ कि इसको करने का एक ही तरीका है, यहाँ इसको फिल करने पड़ेगा 1 इंटू
बाकी स्टोरी यहाँ पे, बाकी स्टोरी क्या है, यही 11 ऑब्जेक्ट को फिल करने के तरीके कितने। ठीक है, सो अब क्वेश्चन क्या रहेगा एक्चुअल में हमारे पास कि टोटल एन की वैल्यू हमारे पास 11 है। ठीक, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 11 है और उन 11 में एन 3 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, ई 4 बार आ रहा है। ठीक है, सो अब बताओ कितने वेज होंगे, तो क्या लिखूंगा मैं इस वाले पार्ट के लिए, कितने परमुटेशन पॉसिबल है। एन की वैल्यू 11 फैक्टोरियल, एन की वैल्यू 11 है तो यहाँ आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 11 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल साथ लिखते जाओ। यहाँ देखो जैसे एन 3 टाइम्स तो लिखूंगा 3 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल देन 4 फैक्टोरियल। ओके, 3 to 4, सो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। फाइन, कैलकुलेट करोगे तो ये 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। ओके, नीचे 4 फैक्टोरियल से कट हो गया 4 फैक्टोरियल 1 1। यहाँ 3 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 6 करके देखा अभी हमने पहले। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 6 2 12। ठीक है, बट 12 में हानि करने के लिए तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो 6 था ये 6 1 6 हो गया, ये 6 1 6 हो गया। ठीक है, 2 1 2 हो गया और ये 2 5 10 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर 13 8 6 0 0। ओके राइट, सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। देन सेकंड पार्ट में पूछा है डू ऑल वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, कि अब कितने ऐसे तरीके हैं, इन वर्ड्स में कितने ऐसे वर्ड हैं जिनमें सारे के सारे वोवल जो एक साथ आते हैं। ये वोवल, जो भी वोवल है मैंने उनको एनसर्कल कर। अब जो कंडीशन है आपको बोला टुगेदर वाली बात, जहाँ भी आपको टुगेदर वाला पार्ट मिले लिखा हुआ है, जैसे किसी ने बोला है ऑल वोवल्स डू अकर टुगेदर, सेकंड पार्ट में बोल रहा है सब वोवल भी एक साथ आने के कितने तरीके हैं। सो हमने सबको इकट्ठा कर देना पहले बिना उनके अरेंजमेंट के बारे में सोचे। फिलहाल जब ऐसा समझो कि हमने इन सबको एक लंप में मतलब एक थैली में लपेट लिया। ठीक है, एक घड़े में डाल दिया। उस घड़े के अंदर क्या क्या है हमारे पास, आई ई। ठीक है, कितने ई है, तो 3 4 4 बार ई आ रहा। सो यहाँ पे लिखता हूँ ई ई ई ई 4 बार ई, आई वंस, और कोई वॉवल नहीं है। फाइन, अब हमारे पास क्या है कि जहाँ भी ये जाएंगे वॉवल, ये मतलब वॉवल नहीं जा रहे हमारे हिसाब से, अब क्या जा रहा है, घड़ा जा रहा है। उस घड़े के अंदर सारे वॉवल जो इकट्ठे पड़े। अब देखो कितने अरेंजमेंट बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब देखा जाए तो हमारे पास कितनी चीजें हैं अरेंज करने के लिए। एक तो ये घड़ा हो गया और ये सब यहाँ से गायब हो गई, क्यों, क्योंकि इनको कहाँ डाल दिया हमने, वो मटके में डाल दिया। ये अब है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक मटका है जो यहाँ पे। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें ये और एक मटका, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स और जो होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वन मटका। ओके, पॉट विच इज हैविंग ऑल द वॉवल्स। ठीक है, अभी ये मत सोचो कि इस घड़े के अंदर वॉवल कैसे अरेंज है, उनके बारे में सोचेंगे। बस अभी हमारे पास क्या शर्त है कि वॉवल इकट्ठे होने चाहिए। वो फैक्टर भी आएगा कंसीडरेशन में, ये हो सकता है ये ऐसे हो, ई ई ई ये चारों ई पहले हो, आई बाद में हो, या फिर आई कहीं बीच में हो। उनकी अरेंजमेंट वो भी हम सोचेंगे। बट अभी पहले अटेम्प्ट में आपको क्या सोचना है कि एक मटका है, उसने एक जगह घेरी, बाकी बचे 7 7 और एक मटका, हो गए 8 ऑब्जेक्ट। फाइन, अब इन 8 में देखो बाकी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खुद को रिपीट कर रहा है, कोई मटका एक से ज्यादा बार आ रहा है, नहीं। कोई है जो एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो एन आ रहा है कितनी बार, 3 बार। सो लिखूंगा मैं इन 8 ऑब्जेक्ट में से एन आ रहा है 3 बार, 3 टाइम्स। ठीक, डी आ रहा है 2 बार, डी कम्स ट्वाइस। फाइन, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। सो रूल क्या कहता है, देखो पहले कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है अब आपके पास 2 काम है। एक काम क्या है, इन 8 चीजों को अरेंज करना, पहले उस काम को खत्म करो। मैं उसको खत्म करता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या कहता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये काम खत्म हो गया। ठीक है, अब और क्या काम करना है मेरे को, ये जो घड़े के अंदर के जो लेटर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपस में भी अरेंज कर सकता हूँ। कितने तरीके से, देखो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं, देखो 3 4 5 5 ऑब्जेक्ट हैं। सो 4 बार ई रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल। ओके, अब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फाइन, ये पहले ब्रैकेट लगा के रखता हूँ। नीचे 3 फैक्टोरियल है, सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 1 then 1, then we have 2 factorial which means 2, this 2
gets cancelled with this say 8 at number 4. So मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे भी 4 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, सो यहाँ तो बन गया 5। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 16800। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। वो आपको बात समझ आई होगी, इसलिए मैंने पहले बोला था फॉर्मूले के ऊपर आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं होना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वही अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है हमारा। और उससे पहले आपको एक चीज का अटेंशन देना है कि अगर किसी प्रॉब्लम में कोई कंडीशन है, कोई कंस्ट्रेंट है, पहले उसको अपने को हैंडल करना है। जैसे यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे करने की बात होती है, वहां पे एक पॉट को इमेजिन कर लो, वो ऑब्जेक्ट पॉट में डाल दो, उस पॉट के आने के बाद जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की संख्या बनती है उसको एज पर रूल्स आप अरेंज कर दो। रूल आपको मैंने एक सिखाया, ये जो स्टार्टिंग वाला, बस इसका फॉर्मूला को याद रखना है, बाकी और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। परमुटेशन वाले पार्ट में बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है अदर देन दिस वन, ठीक है। और इसको भी विद कंस्ट्रेंट यूज करना है, अंधाधुंध नहीं, ठीक। और उसके बाद जो पॉट आपने अरेंज करी, उस पॉट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आपस में अरेंज होने के कोई चांस है तो उनको अरेंज करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। फाइन। अब इससे नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक पल में ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक पल में? देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में ये पार्ट, इसका इनवर्स है, इसका उल्टा है ये। यहाँ आपने को क्या पूछा था, सारे के सारे वोवल एक साथ आने चाहिए, यहाँ क्या बोल रहा है, डू ऑल द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, कोई जो सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके कितने, टोटल तरीके 16, 63, 200, टोटल इतने मेथड है। और कितने ऐसे मेथड है जिनमें, कितने ऐसे अरेंजमेंट है जिनमें वोवल एक साथ आ रहे हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 16, 800, ठीक है। ये है जब वोवल एक साथ आ रहे हैं, और ये है टोटल मेथड, ठीक है। तो अगर हमें ये निकालना है कि कितने मेथड में, कितने अरेंजमेंट में वोवल एक साथ नहीं आते, तो कैसे करेंगे, टोटल में से वो माइनस कर देंगे जिनमें वोवल एक साथ आ रहे हैं। सो इन दोनों को माइनस करने पे आपको मिलेगा थर्ड पार्ट का आंसर। सो मैं यहाँ लिखता हूँ थर्ड पार्ट का आंसर कैसे मिला आपको, टोटल अरेंजमेंट 16, 6, 3, 200, 16, 6, 3, 200, 16, 6, 3, 200। टोटल मेथड, टोटल अरेंजमेंट जितने हैं वो, उनमें से वो अरेंजमेंट माइनस करने जिनमें वो एक साथ आ रहे हैं, वो कितने हैं, 16, 800, 16, 800 माइनस करना, ठीक है। सो अपने पास वो मेथड आएंगे जब सारे वोवल एक साथ नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। सो माइनस करोगे आप तो ये 0 से 0, माइनस माइनस, यहाँ 12, 12 माइनस 8 4, यहाँ आया 2, कैरी आया वहाँ पे 1, 12, यहाँ आएगा 6, यहाँ पे 5 4 6 1 6 4 6 400, ओके। सो ये फोर्थ, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। देन एक पार्ट फोर्थ, इसको देख लेते हैं। डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद आई, सॉरी एंड विद पी। अब वो अरेंजमेंट बताओ जिनमें कोई जो वर्ड है वो आई से शुरू हो और पी पे खत्म हो, ठीक है। क्वाइट इजी। मैंने बोला जब भी कोई कंस्ट्रेंट होता है तो आपको पहले उसको मैनेज करना है, वो जगह फिक्स कर दो उसकी। 12 प्लेसेस थी, 12 में से 2 फिक्स होगी, स्टार्टिंग में आना चाहिए आई, लास्ट में आना चाहिए पी। फाइन। अब देखो कि जो आपने प्लेसेस फिक्स किए हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक बार आ रहे हैं, तो मतलब आई और पी रिपीट तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, आई और पी एक बार आ रहे थे, खत्म। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमने ये काम खत्म कर दिया, इनको फिक्स कर दिया, उसका एक ही तरीका था, सो 1 मल्टीप्लाई बाई। आगे बची कितनी प्लेस, 10। 10 में से आपको मतलब एन की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 10, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट रह गए जिनको हमने को 10 जगह पे फिक्स करना है, और उनमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने वाले वही हैं, कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, देखो यहाँ लिखा था हमने कहीं, हाँ, एन 3 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, ई 4 बार आ रहा है, तो 3 to 4, 3 to 4 ये रिपीट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट इतनी इतनी बार। सो क्या बनेगा, 10 ऑब्जेक्ट टोटल, मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन जितनी जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतने का फैक्टोरियल इंटू में, ये करना है डिवीजन में, मल्टीप्लाई आपस में, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बस दैट्स इट, फाइन, हो गया, आंसर आ गया आपका। इसको करके देखो कितना आता है। 1 से इंटू करने का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब नंबर सेम ही रहेगा, सो इसको मैं हटा देता हूँ। 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, नीचे का 4 फैक्टोरियल कट गया इस 4 फैक्टोरियल के साथ, ये 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 6 के साथ 6 कट गया, 2 1 2 एंड 2 4 8, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 12600। ओके, सो ये आंसर है। सो मैं आज यहीं स्टॉप करता हूँ। एक्चुअल में अगर मैं आपको ऐसा कराऊं कि एक फॉर्मूला बता दूं और उस पे मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दूं और आप बोलो सर ने इतना सारा प्रैक्टिस करवा दिया, कितने अच्छे सर है, तो ये आपके साथ धोखा होगा, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी अच्छे कंपटीशन में। तो अगर आया भी तो वो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो आप नॉर्मली से अपने कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे। सो फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स में जो टाइम लगता है उसका 10th पार्ट भी नहीं लगेगा आपको करने में। बट जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि आपका सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने आपको चीजें बताई हैं। बस एक बात आपको याद रखनी है, जो कंस्ट्रेंट होता है उसको पहले मैनेज करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही पकड़ के चलना है, और जहां पे नंबर या फिर जहां पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीट होने लगे वहां पे जस्ट आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला मैंने आपको आज बताया, ये वाला। ओके, इसके अलावा आपको परमुटेशन में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हो सो मैंने आपको वहां पे क्या ड्रॉबैक है फॉर्मूला यूज करने का, कैसे आंसर गलत आता है फॉर्मूला यूज करने से, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई कंस्ट्रेंट है, कोई कंडीशन है, सो डेफिनेटली आंसर गलत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि जो फॉर्मूला एनपीआर का दिया जाता है वो एक खास कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, जब सारे ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हो और जो ऑब्जेक्ट आप उनमें से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उनकी प्लेसमेंट के ऊपर कोई कंडीशन मेंशन ना की गई हो, और अगर कंडीशन मेंशन की गई होती है किसी क्वेश्चन में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, सो उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों पे बहुत टेंशन देना, भले हमने 2 या 3 क्वेश्चन ही करे, पर इन 3 क्वेश्चन को आपने अगर ढंग से समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो परमुटेशंस के, कभी गलत नहीं होगा। बस आपकी मेथोडोलॉजी जो है ऐसे ही रहनी चाहिए। सो दैट्स एंड ऑफ टुडे सेशन। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and also hit the bell icon. Thank you all. God bless you all. Have a great day.